શ્રી અતુલજીને વિનંતી કરીશ કે સ્વ આધારિત વિકાસ એ આપણો વિષય છે, એના ઉપર આપણને માર્ગદર્શન આપશે. व्यासपीठ पर उपस्थित सभी भारत विकास परिषद के पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता बंधु और भगिनी, भारत का वातावरण जैसे दीप प्रज्वलन के समय घोषणाएं हुई, आज तो भारत संपूर्ण राममय हो गया है. और केवल संघ विविध क्षेत्र हमारे लिए नहीं, तो ये अभियान अब संपूर्ण समाज का हो गया है. ये केवल हमारा विषय नहीं रहा, तो ये अब संपूर्ण भारतवर्ष का और भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं का भी विषय बन गया है. जिस पद्धति का वातावरण अभी है निर्माण, तो एक भारत के विजय के लिए एक अनुकूल वातावरण, या ऐसा भी कह सकते हैं अमृत काल में जिस प्रकार का उद्यम करना है, उसकी पूर्व तैयारी हेतु एक अनुकूल वातावरण बन चुका है. ऐसे अनुकूल वातावरण में जोश तो बहुत रहता है स्वाभाविक, लेकिन उसके साथ व्हाट नेक्स्ट, यहाँ तक तो आ गए, यहाँ तक तो विजय प्राप्त की, हमारी विचारधारा अब समाज जीवन में स्थापित भी हम कर सके, अब आगे क्या. तो हर एक संगठन ने इस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए, और अगर इस प्रश्न का उत्तर सही तरीके से खोज सके हम, तो स्टैग्नेंसी से बच सकेंगे और आगामी अपने अपने संगठन की विकास यात्रा एक उसका पथ सुकर हम कर सकेंगे. तो वो पथ क्या है? वो पथ है स्व आधारित विकास की दिशा में बढ़ना. अपने प्रधानमंत्री ने 2 वर्ष पूर्व लाल किले से भाषण करते समय पंचप्रण की बात की थी. हम सबको वो पंचप्रण याद करने चाहिए. एक प्रण था, उसका पहला प्रण सभी प्रकार की गुलामी से मुक्ति. तो ये क्या है सभी प्रकार के गुलामी से मुक्ति, मतलब क्या? तो ये है स्व का खोज करना. दूसरा प्रण है अपने विरासत पर गर्व. तो आगामी विकास नीति ढूंढते समय, खोजते समय हमको स्व आधारित वो विकास नीति हो, इस हेतु स्व का बोध करने की पहले आवश्यकता रहेगी. हम कौन है, हमारा परिचय क्या है, हमारा इतिहास क्या रहा है, हमारे पुरखों ने क्या क्या पराक्रम किए, हमारे पुरखों ने गलतियां भी क्या क्या की है, उसको भी स्मरण करना आवश्यक है. तो इस सब इतिहास के अध्ययन करते हुए वर्तमान में उद्यम करके भविष्य की दिशा सुकर करना, ये दिशा, ये स्व आधारित विकास की दिशा हो सकती. संघ में विविध क्षेत्र का निर्माण हुआ संघ सृष्टि में, तो उसके 2 प्रमुख उद्देश्य रहे. एक उद्देश्य है कि अपने अपने क्षेत्र में एक आदर्श संगठन ये स्थापित करना. जैसे मजदूर क्षेत्र में ये समझा जाता था कि मजदूर क्षेत्र मतलब केवल मांगे रखना, हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो, यही तो घोषणा रही थी पहले. लेकिन इससे थोड़ा हटके मजदूर क्षेत्र ने एक उद्यमी परिवार की संकल्पना, उद्योग परिवार की संकल्पना, उसमें मजदूर भी है, मालिक भी है, उनके परिवारजन भी है, समाज भी है. शिक्षा क्षेत्र ने भी शिक्षा परिवार की संकल्पना रखी. तो एक अलग विचारधारा लेके हम चले, और अब संघ सृष्टि के लगभग सभी संगठन अपने अपने क्षेत्र में एक प्रभावी संगठन, इस नाते एक बलशाली नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार अब स्थापित है. यहां तक की यात्रा तो पूरी हुई, लेकिन केवल एक अच्छा प्रभावी संगठन बनाना ये अपना उद्देश्य नहीं है. तो दूसरा उद्देश्य अब जिस पर काम करना है वो है व्यवस्था परिवर्तन. अब ये व्यवस्था परिवर्तन क्या है?
ये अगर समझ लेना है तो नीति निर्धारण शब्द वो भी समझना पड़ेगा। ये नीतियां क्या रहती है? नीति है अधिष्ठान। कोई भी व्यवस्थाएं निर्माण होती है तो उसका अधिष्ठान नीति है, एक विचारधारा, एक थॉट प्रोसेस। अपने परिभाषा में बोलेंगे तो दर्शन। जैसे अपने यहाँ कोई भी नीति का विचार करते हैं तो नीति, उदाहरणार्थ कला क्षेत्र है अपने, तो कला क्षेत्र का निर्माण क्यों है? तो अपने यहाँ बताया है सा कला या विमुक्तये। कला वो होनी चाहिए वो मुक्त करे। या शिक्षा क्षेत्र के बारे में भी वही बोला है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो होनी चाहिए वो विमुक्त करे। ऐसे आर्थिक क्षेत्र में अपने यहाँ नीति बनी है तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक उपभोग। ये अपने यहाँ प्रधान रहा है, ये नीति है, ये अधिष्ठान है अपने यहाँ। कमाओ हजारों हाथों से लेकिन खर्च कम कम करना है, उपभोग कम करना है, जितना अनिवार्य है उतना ही उपभोग करना है। और फिर बचा हुआ धन का क्या करना है? तो दान करना है। तो अपने यहाँ बचत प्रधान संस्कृति है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण दान प्रधान संस्कृति। ये अपनी थॉट प्रोसेस है, ये अधिष्ठान है अपना। लेकिन ये अधिष्ठान जो है, ये अधिष्ठान के साथ साथ व्यवस्थाएं, नीतियां, ये भी महत्वपूर्ण रहती है। ये अधिष्ठान है, ये विचारधारा है। इसको अगर वास्तविक रूप में जनजीवन में स्थापित करना है, व्यवहार में स्थापित करना है, तो कुछ रचनाएं बनानी पड़ेगी, लोगों को संस्कारित करने की, लोगों को ये नीतियां सिखाने की, उसके अनुरूप आचरण मतलब क्या, वो आचरण करना कैसे, ये सिखाने की एक प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। उसको बोलते हैं व्यवस्थाएं। तो ये व्यवस्था, इसलिए व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो उसके पूर्व नीति क्या है वो समझना, और व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि केवल एक अच्छा विचार है, दर्शन है, उससे काम नहीं बनेगा। वो दर्शन अगर व्यवहार में लाना है तो व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण है। मुझे एक उदाहरण याद है कि अपने भारत में विविध संप्रदायों के प्रति देखने की अपनी दृष्टि क्या है। तो अपनी दृष्टि केवल एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस यहां तक नहीं है, तो उनको सत्य मान के स्वीकार्यता। सभी संप्रदाय जो है वो हमारे यहां बोला है सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी मार्ग से उपासना करो, ये उसी भगवान के पास, उसी ईश्वर के पास वो नमस्कार जाता है। अब ये तत्व है, उसको व्यवहार में कैसे लाना, तो अलग अलग प्रयोग हुए अपने यहाँ। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो मुंबई में गणेशोत्सव देखने हेतु कुछ विदेशी लोग आए। गणेश जी के मूर्ति सामने रखी जाती है, उनके सामने बहुत सारी आरतियां होती है, हमको भी मालूम है सबको। तो गणेश जी के सामने आरती होने लगी, तो अपने यहाँ हनुमान जी की आरती, देवी की आरती, अलग विविध प्रकार की आरतियां चलती है गणेश जी के सामने। तो विदेशी लोग थे, उन्होंने पूछा कि ये आरती क्या है, तो बोले ये हनुमान जी की आरती। तो उन्होंने पूछा हनुमान जी मतलब गणेश जी है क्या? नहीं, बोले दो अलग देव। फिर दूसरी आरती शुरू हुई, तो ये आरती कौन सी है? बोले ये देवी की आरती है। देवी मतलब गणेश जी है क्या? नहीं, बोले देवी अलग है, गणेश जी अलग है। तो वो तो कंफ्यूज हो गए, भाई प्रतिमा किसी और की रखी है, उसके सामने किसी और देवता की उपासना कर रहे हैं आप, आरतियां कर रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ तो नहीं चल सकता। आप यीशु के सामने किसी और देवता की उपासना करेंगे, ये नहीं चल सकता हमारे यहाँ। तो पूछा कि ऐसे कैसे है? तो वहां के एक बालक ने उत्तर दिया क्योंकि हमको मालूम है ये सब एक ही है। अब ये सब एक ही है, ये सिखाने की ये बिल्कुल आसान एक कार्य पद्धति है, ये प्रसंग आरतियां। तो ऐसे विविध मार्गों से तत्व को व्यवहार में, आचरण में लाने की व्यवस्थाएं अपने यहां समाज में निर्माण की।
ये शिक्षा के द्वारा हो सकती है, ये परिवार में दिए गए संस्कार के द्वारा हो सकती है, ये उपासना पद्धति मठ मंदिर इनके द्वारा हो सकती है। अलग अलग अपने यहाँ सेंटर्स रहे, केंद्र रहे, जो समाज को नित्य संस्कारित करे और इस तत्व को व्यवहार में कैसे लाना इसके बारे में बताए। तो ये सारी व्यवस्थाएं है समाज की। तो ये समाज की व्यवस्थाएं आज कौन तय करता है? तो हम देखते हैं कि आज इसके तरफ समाज का ही ध्यान नहीं है। कौन सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कौन सी व्यवस्थाएं अनुकूल है, कौन सी व्यवस्थाएं प्रतिकूल है। जैसे अपने समाज में डाउरी की व्यवस्था आ गई, अब ये गलत व्यवस्था है, इसका उच्चाटन होना चाहिए। कोई भी विवाह के समय कुछ धन देना ये गलत है व्यवहार, तो इसका उच्चाटन। लेकिन ये व्यवस्था आ गई अपने यहाँ। कुछ समय तक अपने यहाँ सती प्रथा भी चली, अब ये गलत व्यवस्था है। अब ये सारी व्यवस्था है, इसका उच्चाटन होना चाहिए। दूसरे प्रकार की व्यवस्था है, ये पहली उदाहरण मैंने बताया, ये सब अपने समाज की व्यवस्थाएं है। दूसरी प्रकार की अपनी शिक्षा व्यवस्था है, अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अपनी अर्थ नीति है। ये सारी व्यवस्थाएं है, ये कौन तय करता है? ये शासन तय करता है। तो कुछ व्यवस्थाएं समाज की होती है, कुछ व्यवस्था शासन की होती है। तो दोनों व्यवस्थाएं तय करते समय एक 2-3 बातों का विचार नित्य नियमित होना चाहिए। एक विचार होना चाहिए, क्या ये सारी व्यवस्थाएं भारतीय मूल्यों पे आधारित है क्या? स्व आधारित विकास ये सारी व्यवस्थाएं है क्या? अगर स्व आधारित नहीं है तो क्या उचित परिवर्तन उसमें करना चाहिए, इसका विचार होना चाहिए। इसका बाद में विवरण करेंगे। दूसरा विचार होना चाहिए, क्या ये व्यवस्थाएं निर्धारित करते समय समाज की सहभागिता है क्या? समाज इन्वॉल्व है क्या इसमें? आजकल देखते हैं सारी व्यवस्थाएं शासन के द्वारा बनाई जाती है, समाज इन्वॉल्व ही नहीं है। और शासन के द्वारा भी कैसे बनती है, बाद में थोड़ी चर्चा भी करेंगे इसके, तो वो भी एक अलग है पद्धति। तो समाज इन्वॉल्व होना चाहिए। जिनके लिए ये व्यवस्थाएं है, जिनके लिए ये नीतियां है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये भी देखना चाहिए। तो ये सारी बातों का विचार करना है तो हमको किस पद्धति से सोचना पड़ेगा। एक तो है कि ये सारी व्यवस्थाएं है, ये भारतीय मूल्यों के आधारित है कि नहीं, ये देखना। अब ये कैसे देखना? उदाहरणार्थ, आज की विकास नीति है, अर्थ नीति है, जिनके आधार पे विकास नापा जाता है, वो परिमाण क्या है? वो है जीडीपी, जीएनपी। इसके आधार पे अपना विकास नापा जाता है। आज अपना भारत का ये है विकास दर क्या है, तो 6.5 मानते हैं। तो क्या है, किसके आधार पे नापा जाता है? तो अपना जीडीपी कितना है, इसके आधार पे ये सारा विकास नापा जाता है। मैं नासिक जिले से हूँ, तो नासिक जिला ये वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया आज भी है। किस आधार पे है? क्योंकि नासिक में बहुत अच्छी 3 MIDC, वहाँ पे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इसलिए MIDCs है। खेती भी अच्छी है, पानी भी अच्छा है, तो इसलिए अंगूर भी है, प्याज भी बनता है, अंगूर से जुड़ा हुआ फिर वाइन इंडस्ट्री भी बड़ी फ्लरिशिंग है। मुंबई और पुणे के पास होने के कारण इंडस्ट्रियल कल्चर भी डेवलप्ड है। फिर वहाँ पे एक धार्मिक शहर है, इसलिए फिर टूरिज्म भी बड़ी मात्रा में चलता है, वो भी एक डायमेंशन है। तो ये सारा बनाता है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट नासिक। तो जीडीपी, जीएनपी के आधार पे ये चित्र नासिक जिले का सामने आता है। लेकिन उसी समय नासिक जिले के 5 तहसील का वर्णन किया जाए तो कैसे है? भारत में अगर सबसे अविकसित 50 तहसीलों की सूची बनाते हैं तो उसमें ये 5 तहसील नासिक जिले के होंगे। ये जनजातीय तहसील है। तो विकास है कि नहीं नासिक जिले का?
तो जीडीपी जीएनपी के आधार पे नापेंगे तो विकसित है जिला, गति से विकास हो रहा है जिस जिले का, इस प्रकार का जिला है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट इंक्लूसिव है? ये इंक्लूसिवनेस ये जीडीपी जीएनपी के अंतर्गत नापने की व्यवस्था है? ये अगर नहीं है तो ये संपूर्ण विकास नहीं। इस दृष्टि से भी दूसरा एंगल ये भी देखना चाहिए कि या जो जिस गति से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना भी चाहिए हमको, लेकिन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनते समय अगर ये विकास यात्रा हमारी सस्टेनेबल है कि नहीं, वरना अन्य देशों का विकास यात्रा चीन की सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए फिर गिरावट आ रही है अभी। तो ये विकास यात्रा सस्टेनेबल है कि नहीं, ये भी तो देखना, ये पर्यावरण पूरक है कि नहीं विकास यात्रा, ये भी तो देखना चाहिए। तो ये विकास के मापदंड आज के जिस आधार पे विकास नापा जाता है उसमें इंक्लूड नहीं है, तो कोई नया इंडेक्स ढूंढना चाहिए क्या? भारतीय मूल्यों के आधार पे ये इंडेक्स होना चाहिए क्या? इसके बारे में विचार यानी स्व आधारित विचार, अर्थव्यवस्था का स्व आधारित विचार होना चाहिए। जैसे न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के बारे में अभी 1-2-3 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का डिसीजन आया लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। उन्होंने कहा कि वी नो लिव इन रिलेशनशिप इज अनएथिकल बट दिस इज नॉट इलीगल, इसलिए हम उसको रोक नहीं सकते। तो सवाल आता है न्याय व्यवस्था में लीगैलिटी और एथिक्स का कोई संबंध होना चाहिए कि नहीं? अपनी पुरानी न्याय व्यवस्था तो ऐसे ही कहते हैं कि ये संपूर्ण सारी व्यवस्थाएं हैं धर्माधारित, नीति आधारित होनी चाहिए, एथिक्स तो प्रधान होना चाहिए। लेकिन आज की न्याय व्यवस्था में विटनेसेस एंड एविडेंसेस, बस इसको ही आधार माना है, नीतियां प्रधान है, ऐसा तो चित्र नहीं है। तो या न्याय व्यवस्था में ये चित्र उचित है, इस दिशा में हम जाएंगे तो क्या ठीक है? अगर परिवर्तन चाहिए तो स्व आधारित, अपने मूल्यों के आधारित अपनी न्याय व्यवस्था, ऐसा तो नहीं है। भारत में बहुत पुरानी न्याय व्यवस्था का इतिहास है, तो अपनी न्याय व्यवस्था किन मूल्यों पे आधारित थी, किस प्रकार व्यवस्थाएं बनी थी, तो अपने ही मूल्यों का फिर से एक बार खोज करना पड़ेगा। ऐसे ही कृषि के संदर्भ में अभी तो सब कैश क्रॉप के पीछे पड़े हैं कृषि क्षेत्र में, और कितना धन पा सकते हैं, इसलिए फिर रासायनिक खादों का प्रचुर मात्रा में उपयोग भी होगा। फिर हमको क्या चाहिए? अगर कृषक को सबसे ज्यादा धन चाहिए या धन के साथ साथ विषमुक्त अन्न भी देना है, क्या देना है? तो कृषि नीति किस आधार पे, किन मूल्यों पे आधारित रहेगी? अपने समाज शास्त्र में अगर केवल अधिकारों की ही बात की जाए, आजकल सभी अधिकारों की बात करते हैं, आप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो ये सारे नारे वोकिज्म और ये सारे चलते हैं, माय बॉडी माय स्पेस, मैं अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये नीतियाँ चलती है, ये विचारधाराएं चलती है। तो अपने यहाँ तो कर्तव्य प्रधान एक संस्कृति बनी है, अपने यहाँ कर्तव्य प्रधान है ना, तो कर्तव्यों को स्थान समाज शास्त्र में किस प्रकार मिलना चाहिए? क्या केवल राइट्स की, अधिकारों की ही बात करेंगे या कर्तव्यों की भी बात करेंगे? ऐसा बोला गया है सभी अपने कर्तव्य सुचारू रूप से निभाए तो हर एक के अधिकारों की भी अपने आप चिंता हो जाएगी। लेकिन ये सब करने के लिए अपने कर्तव्य प्रधान संस्कृति ये समाज में स्थापित होनी चाहिए। उस दृष्टि से ये स्व का खोज कैसे करें, इस बारे में बहुत चिंतन की आवश्यकता रहेगी। इसलिए फिर ये सेंगोल का उदाहरण आया नए संसद भवन में जाते समय। ये सेंगोल क्या है? तो ये स्व का प्रतीक है हमारे।
अपने न्याय व्यवस्था का एक प्रतीक है सेंगोल। तो उसके अपने न्याय व्यवस्था क्या थी, ये अगर खोजना है तो फिर पीछे पीछे जाना पड़ेगा। तो सेंगोल जैसे अनेक प्रतीक हमको मिलेंगे जिस पर हमें गर्व होना चाहिए, जिसका आज भी उसका फॉलोअप, अनुवर्तन ये हमको करना पड़ेगा। ऐसे स्व की खोज की यात्रा करनी पड़ेगी। दूसरी बात आती है समाज का सहभाग। अब सभी प्रकार की, जैसे कहा, नीतियां जो बनती है ये शासन ही बनाता है, ऐसा सभी के मन में होगा तो वो गलत है। बहुत कम नीतियां शासन बनाता है। समाज अपनी नीतियां स्वयं बनाने में आज भी बहुत मात्रा में सक्षम, भले मात्राएं कम हुई है लेकिन आज भी बड़ी मात्रा में। जैसे समाज में स्थैर्य रहा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रही तो स्वाभाविक विकास होगा उस क्षेत्र का। अपने आजू बाजू के देश देख लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भारत में अच्छी है, लोकशाही है, लोकतंत्र है, तो इसका परिणाम स्वाभाविक क्या है, तो इस क्षेत्र का विकास होता है। तो पाकिस्तान देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, इनकी क्या स्थिति है आज, क्यों विकास नहीं है। खेती तो हमसे भी अच्छा सिंध में है, लेकिन वहां का विकास नहीं है। क्यों नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, न्याय व्यवस्था ठीक नहीं है। अगर ये व्यवस्था ठीक नहीं रही तो विकास नहीं है। और ये व्यवस्था कौन बनाता है, ये सारी व्यवस्थाएं शासन नहीं बनाता, ये व्यवस्थाएं समाज के द्वारा निर्मित होती है। समाज जिस प्रकार सोचता है, समाज जिस अधिष्ठान पर व्यवहार करता है, जिनको आधार मानता है, ये भी समाज की धारणा है, समाज का मन, जिसको दीनदयाल उपाध्याय जी ने चिति कहा है। ये महत्वपूर्ण है, जो समाज का व्यवहार तय करता है। अब ये व्यवहार कौन बनाएगा, ये शासन नहीं बनाता। समाज अपना व्यवहार, समाज अपनी नीतियां, समाज अपना स्वभाव स्वयं बनाता है। अपने गुजरात में राजकोट जीआईडीसी है, ये एक वाइब्रेंट जीआईडीसी मानी जाती है। हम सबको मालूम है, कोरोना आया तो पहला पीपीई किट बनाने की फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई, यूनिट कहाँ शुरू हुआ, राजकोट में हुआ। पहला वेंटिलेटर बनाने का यूनिट कहाँ शुरू हुआ, राजकोट में शुरू हुआ। तो ये कल्चर बना कैसे। मैं जब कोरोना कालावधि में वहाँ गया था, वहाँ के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से मिला तो उन्होंने बताया, इवन गुजरात के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने कहा कि कोरोना है, स्थिति थोड़ी गंभीर है, लेकिन फिर भी ये अवसर है हमारे लिए एक लंबी छलांग लगाने की। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट क्या क्या हो सकते हैं, इनकी सूची बना के इंडस्ट्रियलिस्ट ने आपस में सर्कुलेट भी की। कुछ विदेश में एक्सपोर्ट चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। अब चाइना नहीं है तो हम हो सकते हैं क्या, तो एक्सपोर्ट के अवसर क्या क्या हो सकते हैं। ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक मनोभूमिका है, धारणा है। ये कैसे बनती है। मैं यही पास में एक वसो करके गांव है, वसो गांव में पहली बार गया था। वहाँ के संघ की शाखा में गया और शाखा के पश्चात कुछ युवा स्वयंसेवकों के साथ गपशप कर रहा था। तो मैंने एक को पूछा कि क्या कहाँ तक पढ़ाई हुई, तो उसने बताया कि अभी अभी बीकॉम हुआ। अच्छा, मैंने कहा तो फिर आगे क्या करोगे, क्या सोचा। तो उसने कहा कि मैं सोच रहा हूँ थोड़ा न्यूजीलैंड में जाके खेती कर लूँ। तो मैंने कहा क्या, न्यूजीलैंड में जाके खेती। हाँ, बोले हमारे आजू बाजू के लोग थोड़े युवा गए हैं और न्यूजीलैंड में खेती बहुत है, लीज पे मिलती है, खेती करने वाले कम है और मुझे खेती का सब कुछ काम तो आता है, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ साल वहाँ जाके खेती करूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ कि एक जस्ट बीकॉम जिसने पास आउट किया है, ऐसे इस आयु का, आयु होगी उसकी 21-22, तो इस आयु का युवा किस पद्धति से सोचता है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है। ये अपने आप नहीं होता, किसी एक व्यक्ति की विशेषता रहती नहीं है, व्यक्ति की भी विशेषता रहती है, लेकिन कुल समाज इस दृष्टि से जिस प्रकार मन बनाया जाता है समाज का, एक उद्यमी मन। कच्छ में जब भूकंप आया था तब पहले 1-2 दिन में बड़ी विपदा थी, एक
मतलब कंफ्यूजिंग स्टेज थी। लेकिन तीसरे चौथे दिन जैसे सब कुछ संभालने लगे तो कुछ गांवों ने अपने गांव के बाहर, गांव के सीमा के बाहर बोर्ड लगाया, इस गांव को पर्याप्त मदद मिल चुकी है, अब आपको जो मदद देनी है अन्य जिनको आवश्यकता है उनको मदद दे। ये क्या है? ये उद्यमी स्वभाव है। स्व का बोध जिनको हो गया, स्व आत्मसम्मान जिनका जागरूक है, ऐसे समाज का ये लक्षण है। ये अपने आप बनता नहीं है स्वभाव, ये बनाना पड़ता है। तो ये समाज की नीतियां जो है, समाज के व्यवहार है, तो अपनी परिवार व्यवस्था है, अपनी अन्य सारी व्यवस्था है, अपनी शिक्षा है, अपने बाकी व्यवहार, तो ये सारा मिलकर ये समाज मन बनाता है। तो इसलिए ये समाज मन बनाना ये समाज पर भी काफी निर्भर है। हाँ, ये भी है कि कुछ नीतियां शासन के द्वारा बनाई जाती है। इसलिए शासन के द्वारा बनाई गई नीतियां हो या समाज के द्वारा बनाई गई नीतियां हो, दोनों में समाज की सहभागिता नीति निर्धारण में होनी चाहिए, तभी ये स्व आधारित विकास होगा। उदाहरण दिया जाता है, एक दो लेखक ने मिलकर एक किताब लिखी है, द स्पाइडर एंड द स्टारफिश, रॉड बैकस्टॉर्म एंड उरी ब्राफमन करके ऑथर्स है दोनों। पुस्तक तो सामान्य ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में, किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अलग अलग प्रकार से विद्यमान है उस बारे में, लेकिन एक कथा उसने लिखी। कथा क्या है? तो पोर्तुगीज और स्पेनिश लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो पोप ने दोनों में सुलह कर दी और बताया कि दुनिया के नक्शे पे एक रेखा खींच दी और बताया कि पूर्व में स्पेनिश लोगों ने जाना, पूर्व में पोर्तुगीज लोगों ने जाना, पश्चिम में स्पेनिश लोगों ने जाना। तो पश्चिम में स्पेनिश लोग गए तो अमेरिका वगैरह ये खोज ये स्पेनिश लोगों ने की, तो अमेरिका में गए स्पेनिश लोग, तो वहां पे छोटी छोटी जनजातियां विद्यमान थी, उनका ही राज था, रेड इंडियंस जिनको बोला गया, तो उनका ही राज था। तो धीरे धीरे एक एक राज पर वो हमला बोलते गए, कब्जा करते गए, वो जमीन जीतते गए वगैरह वगैरह, ये तो यात्रा चली। तो एक राज्य था, बड़ा शक्तिशाली था, संपन्न था, तो स्पेनिश लोगों ने देखा कि इनके साथ तो युद्ध नहीं किया जा सकता, तो इन्होंने सुलह कर ली और फिर वहीं पे रहने लगे स्पेनिश लोग। उन्होंने देखा एक अवसर कि एक वन फाइन मॉर्निंग वो राजा था, उसका कत्ल कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया उसको। तो राजा का कत्ल जैसे किया, पूरी राजसत्ता उनके कब्जे में आ गई, पूरा राज उनके कब्जे में आ गए। फिर आगे चले, आगे बढ़े, तो एक दूसरी जनजाति उनको दिखी। वो जनजाति, उनका नाम था अपाची। तो इतने सक्षम नहीं थे, बलशाली भी नहीं थे, सामरिक दृष्टि से प्रबल भी नहीं थे, तो इसलिए इन्होंने सोचा स्पेनिश लोगों ने कि इन पे हमला बोला जाए डायरेक्ट। तो हमला बोला और जीते भी, राज भी मिल गया। लेकिन थोड़ी ही दिनों में उनको पता चला कि हमारा राज्य जो है स्थिर नहीं है, कहीं ना कहीं विद्रोह के आवाज सुर प्रकट हो रहे। यहां विद्रोह हुआ, वो उसका शमन किया, तो दूसरी जगह विद्रोह, तीसरी जगह विद्रोह। तो वो परेशान हो गए कि स्पेनिश सैन्य धीरे धीरे कहीं ना कहीं झड़पों में मरते जा रहा है, मरते जा रहा है। तो विद्रोह का केंद्र कहाँ है पता नहीं चला उनको। फिर परेशान होके वो राज्य छोड़ के वो चले गए दूसरी जगह। तो लेखक लिखते हैं कि क्या अंतर है पहले एक राज्य में और दूसरे अपाची राज्य में, अंतर क्या है? तो दे आर डिफरेंटली ऑर्गेनाइज्ड। एक है प्रकार, वो है स्पाइडर जैसे। तो स्पाइडर का थिंकिंग प्रोसेस, पूरा निर्णय के केंद्र, ये एक उसका ब्रेन है। अगर उस पर कब्जा किया जाए तो पूरे स्पाइडर पे आसानी से कब्जा हो जाए, भले स्पाइडर बड़ा हो फिर भी। और दूसरा प्रकार है स्टारफिश। तो अगर स्टारफिश को काट भी दिया जाता है तो दो स्टारफिश बन जाते हैं, तो उसका निर्णय प्रक्रिया का, चिंतन का केंद्र कहाँ है? तो इट इज डिसेंट्रलाइज्ड। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वो बोलते हैं कि एक केंद्रित ऐसा संगठन नहीं होना चाहिए
इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में बहुकेंद्रित, वितरित, ये डिसेंट्रलाइज निर्णय क्षमता, निर्णय व्यवस्था ऐसे होना चाहिए इस बारे में। लेकिन ये उदाहरण बिल्कुल अपने भारत को सही सही लागू। भारत पे इतने लंबे समय तक आक्रमण होते रहे, लंबे समय तक राजसत्ता भी भारतीयों के कब्जे में नहीं थी, विदेशियों के कब्जे में थी। फिर भी भारत भारत बना रहा। क्यों बना रहा? क्योंकि वी आर मल्टी सेंटर्ड सोसाइटी। हम बहुकेंद्रित समाज है। हमारी निर्णय प्रक्रिया करने वाला केवल राजसत्ता ये केंद्र नहीं है। हमारा केंद्र अलग अलग है। अपनी कुटुंब व्यवस्था है, अपनी शिक्षा है, अपने मंदिर व्यवस्था है, अपनी भाषा है, हमारी जातियां है, अलग अलग व्यवस्थाएं हमने निर्माण की। तो वी आर मल्टी सेंटर्ड सोसाइटी। और ये सारे केंद्र है, ये नॉन पॉलिटिकल केंद्र है, राजसत्ता से प्रभावित न होने वाले केंद्र है। ये स्वतंत्र स्वायत्त ऐसे केंद्र है। इसलिए ये स्वतंत्र स्वायत्त केंद्रों के कारण ही भारत भारत बना रहा। तो अगर मल्टी सेंटर्ड सोसाइटी बने रहना है तो क्या करना पड़ेगा? आज ऐसे केंद्र जो नीति निर्धारण में योगदान देते हैं, ऐसे केंद्र है कि नहीं? तो ये केंद्र अगर नहीं है, कम है, तो बढ़ाने पड़ेंगे। जो है उनको सक्षम करना पड़ेगा। तो संघ और उनके विविध क्षेत्र, क्या ये केंद्र बन सकते हैं क्या? इस दृष्टि से हमको आगामी कालावधि में सोचना पड़ेगा। ये अगर केंद्र हम बन सकते हैं तो फिर इस दृष्टि से हमको क्या करना पड़ेगा? ये आगामी दृष्टि से स्व आधारित विकास की यात्रा हमारी होगी। भारत विकास परिषद का इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रोल, एक भूमिका हो सकती। अपने यहाँ आर्थिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से संपन्न ऐसे समाज घटक अपने सदस्य हैं। अब जो भी समाज जीवन में अपने कर्तृत्व के द्वारा प्राप्त करना है वो तो प्राप्त कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ समाज के नीति निर्धारण में या स्व आधारित विकास की दृष्टि से इनका क्या योगदान हो सकता है, अब ये निश्चित करने का समय आ गया है। तो व्हाट नेक्स्ट, इसका उत्तर हमारा क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है इस दृष्टि से भारत विकास परिषद ने आगामी कालावधि में सोचना चाहिए। विविध क्षेत्र के तज्ञ हमारे पास है। ये तज्ञों को एक साथ लेके किन किन विषय, कोई हो सकता है पानी विषय में अच्छा तज्ञ है, तो जल नीति जो बनेगी उसमें इनका सहभाग हो सकता है। तो इस पद्धति से अपने ही क्षेत्र में विविध विषयों के तज्ञ हो सकते हैं, उनको समन्वय करना एक बड़ा काम है। और एक काम क्या है बड़ा, वो है जो समाज में स्थित अपने अलावा जो तज्ञ लोग हैं या समाज की विविध संस्थाएं हैं, संगठन है, उसमें भी काम करने वाले एक्टिविस्ट हो या तज्ञ हो, इनके साथ समन्वय करना। हम जैसे बड़े हो गए वैसे थोड़ा सांप्रदायिक भाव आता है, स्वाभाविक आता है। तो हमारा संगठन होलियर देन दाउ अप्रोच बोलते हैं इसको, हम आपसे पवित्र है, ज़्यादा बड़े हैं, तो होते भी है। संगठन की दृष्टि से ऑल इंडिया अप्रोच हमारा रहता है, बाकी लोगों का एकदम ऑल इंडिया रहता नहीं है। तो इसलिए हम बड़े होते हैं, लेकिन बड़े होने के साथ साथ थोड़ा विशाल हृदय भी चाहिए। तो जितने भी समाज के लोग हैं, तज्ञ हैं, उनके साथ समन्वय करने की प्रक्रिया भी हमको बनानी पड़ेगी, डिजाइन करनी पड़ेगी। और ऐसे समाज के केंद्र बने जो एक एक विषय पकड़ के उसको ऊपर अध्ययन करें। अध्ययन करना है, स्व की खोज करना है, तो अपने बोलते हैं ना, व्हेन यू आर इन डायलेमा गो टू द फंडामेंटल्स। तो अपने फंडामेंटल्स, अपने मूल जो अधिष्ठान है, उनकी खोज करनी पड़ेगी हमको। वो क्या है? मान लीजिए शिक्षा की दृष्टि से खोज करते हैं तो
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है तो मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी विद इन, तो उस ये है शिक्षा का उद्देश्य। तो इस दृष्टि से अगर देखते हैं तो हमारी शिक्षा किन मूल्यों पे आधारित होनी चाहिए, तो एनईपी निर्माण करते समय इसका बहुत अच्छा अध्ययन कर सके, इसलिए नीति निर्धारण में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने के इसमें बहुत अच्छी हमारी भूमिका रही। अब शिक्षा के अलावा सभी क्षेत्र में, जीवन के सभी क्षेत्रों में हमारा अगर फुटप्रिंट वहां पे होना चाहिए तो हमको उसके लिए सक्षम होना पड़ेगा, स्वयं इस प्रकार बनना पड़ेगा। तो ऐसे विविध विषयों के अध्ययन केंद्र हमारे यहाँ बनते जाए। कोई अध्ययन केंद्र है जो न्याय व्यवस्था के बारे में, कोई कृषि व्यवस्था के बारे में, कोई जल नीति के बारे में, कोई अन्य एक्सपोर्ट्स के बारे में, कोई उद्योग के संदर्भ में, ऐसे विविध विषय हो सकते हैं जिसमें निरंतर अध्ययन की प्रक्रिया होनी चाहिए। अपने मूल्य क्या है जिनको हमको स्थापित करना है और मूल्यों के आधारित विकास नीति किस प्रकार होनी चाहिए, उसके सूत्र भी ढूंढने पड़ेंगे, उसके लिए योजना भी बनानी पड़ेगी। अब जैसे देखिए अलग अलग फोर्सेस कैसे काम करते हैं, हमको काम करना पड़ेगा, शासन की नीतियां कैसे हो इसके बारे में भी काम करना पड़ेगा, और यह भी काम करना पड़ेगा कि समाज की नीतियां भी कैसे हो। कोरोना आ गया, तो कोरोना के कालावधि में मैं प्रवास कर रहा था, तो फर्स्ट वेव हो चुकी थी, तो मैं प्रवास कर रहा था, तो जितने भी व्यापारी लोग मिले उनसे गपशप करते समय उन्होंने कहा हमको मालूम है दुनिया में अन्य जगह सेकंड वेव तो आ चुकी है, तो इसलिए सेकंड वेव अपने यहाँ जरूर आएगी, लेकिन हम चाहते थोड़ी दिवाली मिल जाए, बोले हमको। अब ये दिवाली क्या है, हमारी बचत प्रधान संस्कृति है ना, लेकिन बचत केवल करते रहे समाज तो अपना अर्थचक्र चलेगा नहीं, इसलिए समाज को खर्च करना भी सिखाना पड़ेगा। तो खर्च करने के लिए कुछ दिन विशेष हमने निश्चित किया है, समाज ने निश्चित किया है, दिवाली उसमें से एक है। तो इन दिनों में समाज खर्च करता है, और हमने भी पाया भला कोरोना हो लेकिन फिर भी दिवाली थी, इसलिए लोगों ने खर्च किया, कम खर्च किया लेकिन फिर भी खर्च किया, उसके कारण अर्थ कारण थोड़ा बूस्ट हो गया। ये जो नीतियां है अपने यहां बताया गया है कि अपने पास वाले लोगों को भी मदद करना चाहिए, ये अपने यहां स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही तत्व सभी इसमें विद्यमान है, हम मानते हैं, नीति है उसके अनुसार व्यवहार है। अब व्यवहार कैसे बना, तो कोरोना कालावधि में जो लेबर विस्थापित होकर जा रहे थे उनके भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था समाज ने की, शासन ने मदद की, उनको राशन वगैरह दिया, लेकिन उनकी सभी प्रकार की चिंता समाज में कितने, मैं नागपुर में गया था, हमने सूची बनाई कि संघ के अलावा विविध क्षेत्र के अलावा ऐसे विविध छोटे मोटे संस्था संगठन ऐसे ये काम करते हैं, ऐसे कितने हैं, तो 300 की सूची निकली। अकेले नागपुर महानगर में 300 एनजीओ कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। ये समाज की धारणा है, समाज की एक व्यवस्था बनी है कि लोगों को मदद करना चाहिए, ये समाज को लगता है स्वाभाविक। अब इसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, ये समाज की नीतियां है। एक जमाने में अपने यहां एक आश्रम व्यवस्था थी, ये समाज को संस्कारित करना है तो ये सारे विषयों में काम करना पड़ेगा ना। अपने यहाँ आश्रम व्यवस्था थी, उसमें एक आश्रम था वानप्रस्थाश्रम। ये क्या है, आजकल बहुत सारे लोग बोलते भी है थोड़ी अर्ली रिटायरमेंट लेनी है, थक गए भाग दौड़ करके करके, बहुत कमाया, पर्याप्त हो गया, अब मुझे मेरे हॉबीज के लिए, कुछ अन्य बातें करने के लिए, उसके लिए समय चाहिए, तो अर्ली रिटायरमेंट। अब ये अर्ली रिटायरमेंट ये वानप्रस्थाश्रम है। वानप्रस्थाश्रम में बताया गया कि हमने उद्यम किया है, पुरुषार्थ अपना स्थापित किया है, कुछ ना कुछ अर्जित किया है, तो अनुभवी है, स्किल सेट है अलग अलग प्रकार के हमारे साथ। अब ये अनुभव का, हमारे कुशलताओं का, हमारे गुणों का उपयोग किस लिए, तो ये समाज के भलाई के लिए करना चाहिए। अब ये
वानप्रस्थाश्रम अगर फिर से स्थापित करना है समाज जीवन में तो कैसे करना, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं चाहिए, तो ये है स्व आधारित विकास। तो ये सारी व्यवस्थाएं, समाज की व्यवस्थाएं बनाने में हमको प्रयास करना पड़ेगा। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस क्या बोलते हैं, जितने विखंडित परिवार रहेंगे उतना मार्केट को बूम होता है, मिलता है। अमेरिका में उन्होंने ये स्थापित भी किया। उन्होंने बताया कि फैमिली साइज जो है, अब फैमिली साइज इट इज लेस देन 2 अमेरिका, सॉरी 2.4 ऐसे बन गया है फैमिली साइज। ये क्या है, अब पति पत्नी लड़के ऐसा फैमिली नहीं है। अब बहुत सारे परिवारों में केवल सिंगल पेरेंट ही है और लड़के वगैरह है, तो फैमिली साइज कम हो गया। ग्लोबल मार्केट फोर्सेस बोलते हैं फैमिली साइज अगर घटता है, 1 से 2 परिवार बनते हैं तो कंजम्पशन बढ़ता है। तो 2 टीवी लगेंगे, 2 कारें लगेंगी, 2 सब पूरे घर लगेंगे, तो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो मार्केट में बूम आएगा, बूस्ट आएगा। तो हमको प्रमोट करना चाहिए छोटी फैमिली साइज के लिए। ये ग्लोबल मार्केट फोर्स, क्या हम इसी पद्धति से सोचेंगे? हमको तो बोला है कि एकत्रित परिवार, संयुक्त परिवार इस प्रकार होना चाहिए, एक दूसरे को सहारा देते रहना चाहिए। परिवार में कोई अगर अपाहिज है, अपंग है, अशक्त है, तो उसको संभालना ये अपना काम है। स्वयं के माता पिता को संभालना भी वहां पे सरकार का काम है, बच्चों का काम नहीं है। हमारे यहाँ तो उल्टा बोला है। तो हमको किस प्रकार अपनी कुटुंब व्यवस्था, अपनी पूरी समाज व्यवस्था की निर्मिति करनी, ये सारी समाज की व्यवस्था है। तो इन सारी समाज व्यवस्थाएं निर्माण कैसे होती है, इस पे भी अध्ययन करने चाहिए। और ये समाज व्यवस्था अगर स्थापित करनी है तो कुछ यंत्रणा, कुछ मेथोडोलॉजी उसके लिए, उस पे काम करना ये काम। उसके साथ साथ शासन की व्यवस्थाओं को भी हमको प्रभावित करना पड़ेगा। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है। शासन की व्यवस्था कौन निर्धारित करता है? पहले तो लोगों को लगता है कि मिनिस्टर्स वगैरह तय करते हैं। थोड़ा और अंदर गए तो लगता है कि नहीं, मिनिस्टर्स तो अध्ययन वगैरह नहीं करते। कोई करता होगा तो अपवाद स्वरूप, हाँ, करते हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी अध्ययन करते हैं, लेकिन बहुत कम मिनिस्टर्स करते हैं अध्ययन। तो कौन करता है? ब्यूरोक्रेसी। आउटसोर्स किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी अध्ययन करे तो IAS अधिकारी है, बाकी सब अधिकारी है, ये अध्ययन करे, ये नीति निर्धारण करे। थोड़े और अंदर गए तो पता चलता है कि IAS अधिकारी भी नीति निर्धारण नहीं करते, वो भी आउटसोर्स करते हैं। किनको आउटसोर्स करते हैं? तो आजकल बिग 5, बिग 6 ऐसे कंसल्टिंग फर्म्स बनी, जैसे KPMG है, डेलॉइट है, बोस्टन है, मैकेंजी है। हाँ, गुजरात में मैकेंजी का आजकल ज़्यादा चलता है, इसलिए मैकेंजी मालूम होगा वगैरह। तो ये सारी बिग 4, बिग 5 कंपनीज है, कंसल्टिंग फर्म्स है। ऑल ऑफ देम आर नॉट इंडियन। सभी के सभी भारतीय नहीं है, बाहर के ही है, सभी के सभी विदेशी। और ये अपनी नीतियां बनाती, सभी प्रकार की नीतियां, G20 की नीति भी उन्होंने ही बनाई। तो किस प्रकार हमने आउटसोर्स करके हमारी सहभागिता हम कम कम करते जा रहे हैं। तो हमको ये शासन को, अब IAS अधिकारियों से हम मिले तो क्या बताते हैं IAS अधिकारी? देखिए, बोले कि ये बात बराबर है कि इनको नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारी भी मर्यादाएं हैं। अगर मैं आज जल विभाग में हूं तो कल मुझे उठा के ऊर्जा विभाग में डाला जाएगा, परसों और किसी अन्य विभाग में। मैं तो सभी का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो हमको भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए। विविध विषयों का अध्ययन करके हमको नीति कैसे बनाना, इसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आप बोलते हो इनको मत दो, चलो मान लिया इनको ना दे, तो दूसरा नाम बताओ। अब हमारे पास दूसरा नाम है क्या? आज तो नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रेजेंस नीति निर्धारण में अगर स्थापित करना है तो हमको इस दृष्टि से भी विचार करना पड़ेगा। शासन की नीतियां कैसे बनती है
और हमारे कार्यकर्ता देखिए बहुत अच्छे सुझाव रहते हैं हमारे कार्यकर्ताओं के, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता फील्ड वर्क पे ज़्यादा ध्यान देते, ज़्यादा वहाँ पे रहते, इसलिए वहाँ की समस्याएं जो है वो उनको मालूम रहती है। वेयर द शू इज पिंचिंग मालूम है, एग्जैक्ट मालूम है, लेकिन बताने की शैली जो है वो बिल्कुल अलग है। जैसे सागर भारती अपने गुजरात में संगठन, सागर भारती और उनका एक सुझाव था कि कभी कभी ऐसा होता है समुद्र में कुछ एक्सीडेंट होता है, कभी कुछ तूफान आता है वगैरह, तो मछुआरे एक्सीडेंट के कारण मिसिंग हो जाते हैं। अब एक्चुअली वो मृत है वहाँ पे, वो समुद्र में गया तो वापस नहीं आता, लेकिन उसके परिवार को मुआवजा मिलना है, कुछ बेनिफिट मिलना है तो 7 साल बाद मिलेगा। क्योंकि सरकारी कानून क्या बोलता है, 7 साल तक मिसिंग व्यक्ति को मृत नहीं माना जाता। 7 साल तक वो नहीं मिला तो उसको मृत माना जाएगा, फिर जो भी लाभ है परिवार को मिल सकता है। अब अपने कार्यकर्ता बड़े इमोशनली बताते हैं कि नहीं नहीं ये तो गलत है, ये नहीं होना, लेकिन शासकीय नियम तो ये बना है। अब वाया मीडिया कैसे बनाना, तो इस पे अध्ययन, शासन की यहाँ नीति निर्धारण कैसे होता है, कैसे पॉलिसी डिजाइन होती है, उसका ड्राफ्टिंग कैसे होता है, इस पे अगर काम करते हैं तो शासन की नीतियां भी हम प्रभावित कर सकते। हमारे यहाँ के ही गुजरात के बंधुओं का सुझाव था एमएसएमई रीडिफाइन करनी चाहिए, और सुझाव अपने ही यहाँ से गया था और एमएसएमई वॉज रीडिफाइंड। तो ये अपने यहाँ का, तो शासन में कैसे इंटरवेंशन करना शासन की नीति निर्धारण में, इसका भी हमको एक मार्ग बनाना पड़ेगा। तो एक बड़ा विषय इस प्रकार आता है कि ये स्व आधारित सभी प्रकार की रचनाएं, भले शासन की हो या हमारी स्वयं की, ये अगर बनाना है तो इस दृष्टि से हमको सोचना पड़ेगा। एक स्व आधारित विकास के दृष्टि से अभी 1-2 वर्ष पूर्व अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा संघ की हुई, तो उसका एक प्रस्ताव का केवल अंतिम एक चरण है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। प्रस्ताव का नाम है स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प ले। सभी ने नेट पे है अवेलेबल, तो सभी ने ये जरूर पढ़ना चाहिए, एक बार नहीं बार बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी संघ और विविध क्षेत्र के आगामी भविष्य की दिशा इसमें बताई। इसमें बताया यह अमृत काल हमें भारत को वैश्विक नेतृत्व प्राप्त कराने के लिए सामूहिक उद्यम करने का अवसर प्रदान कर रहा है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा प्रबुद्ध वर्ग सहित, प्रबुद्ध वर्ग यानी हम आते हैं, वैसे देखा जाए तो भारत विकास परिषद प्रिडोमिनेंटली प्रबुद्ध वर्ग में, प्रबुद्ध वर्ग सहित संपूर्ण समाज का आह्वान करती है कि भारतीय चिंतन के प्रकाश में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक, न्यायिक व्यवस्थाओं सहित समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में काल सुसंगत रचनाएं विकसित करने के इस कार्य में संपूर्ण शक्ति से सहभागी बने, जिससे भारत विश्व मंच पर एक समर्थ, वैभवशाली और विश्व कल्याणकारी राष्ट्र के रूप में समुचित स्थान प्राप्त कर सके। इसलिए व्हाट नेक्स्ट का उत्तर यह है कि हमको स्व आधारित विकास की दिशा में आगे बढ़ना है। उसके लिए जो भी आवश्यक रचनाएं हैं हमको यहाँ पे अपने क्षेत्र में निर्माण करनी है। इस प्रकार का संकल्प लेके काम करेंगे तो सही दिशा में काम करेंगे, ऐसा हो सकता है। માનનીય શ્રી અતુલજીએ આપણને ખૂબ જ સુંદર માર્ગદર્શન આપ્યું। તેમનો ભારત વિકાસ પરિષદ ગુજરાત વતી હાર્દિક આભાર માનું છું અને જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમનું સ્વાગત કરીશું।